नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारत की राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों अभी हमने राष्ट्रपति तक की बात कर ली थी, ठीक है। राष्ट्रपति तक कंप्लीट बात कर ली थी, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक, है ना। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति के बारे में, या फिर हम बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में जिक्र किया गया आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो है आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71, ठीक है। तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, ये कहाँ से प्रेरित है या फिर कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसे हमने यूएसए या फिर हम बोले संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यहाँ से लिया है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अनुच्छेद 63 की, ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 63 कहता है, ठीक है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। जैसे हमने राष्ट्रपति जब पढ़ा था हमने बात की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर बात की गई है पहले आर्टिकल में, ठीक है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। मैंने वहाँ भी आपको बताया था यहाँ पर शैल बी शब्द यूज़ होता है ना, मतलब ऐसा होगा ही जरूरी है ये, ठीक है, विल बी शब्द यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों यदि हम बात करें अनुच्छेद 64 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 64 दोस्तों बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति। देखिए दोस्तों यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति के पद की, ठीक है, तो हमारे भारत में, हमारे संविधान में खास तौर पर उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के तौर पर कुछ खास कार्य नहीं है, ठीक है। वो जो भी अपने कार्य करता है वो करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, या फिर हम बोले राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, है ना। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति बोलते हैं ना। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और एक और कार्य इसका क्या है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, उसके कार्यकाल से पहले, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इसके कुछ खास कार्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसी आर्टिकल में एक और बात कही गई है, ठीक है, कि जब उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, जब भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ये, ठीक है, तब यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आर्टिकल 64 क्या बोलता है, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत एक और बात की गई है, उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जैसे उपराष्ट्रपति का मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, ठीक है, तो उसके पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है, ठीक है, तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और बात इसके अंतर्गत कही गई, ठीक है, कि जो भी उपराष्ट्रपति के, ठीक है, वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है, वह उसे सभापति के रूप में मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो आप इस मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के रूप में इसके कुछ भी कार्य नहीं है या फिर कोई कार्य नहीं है, ठीक है, जो भी कार्य करता है वो सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा या फिर यदि राष्ट्रपति का पद खाली तो उसके रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसलिए उसके वेतन भत्ते भी जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अनुच्छेद 65 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 65 कहता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति का, ठीक है, पद रिक्त होगा, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है, ये बोला गया आर्टिकल 65 में, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद
66 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 में दोस्तों निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, इनके एक तो निर्वाचित सदस्य, ठीक है, प्लस नामित सदस्य, ठीक है, इनके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य, ठीक है, फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य, ठीक है, ये दोनों जो हाउस हैं, ठीक है, इनके दोनों प्रकार के सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो पद्धति है वो जो वही है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हम यूज़ करते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान, ठीक है, गुप्त मतदान, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा हम पहले यहाँ पे राष्ट्रपति के संदर्भ में थोड़ा इसको कंपेयर कर लें, ठीक है। तो जब हमने दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था वहाँ पर लोकसभा के, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी के, है ना। परंतु दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर राज्यों से कोई मतलब नहीं है, ना दिल्ली पांडिचेरी से मतलब है, ठीक है। बस एक बात यहाँ याद रखनी कि यहाँ पे नॉमिनेट सदस्य भी भाग ले रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामित सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, वहाँ भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति थी, ठीक है। यहाँ भी सेम पद्धति है। इस पद्धति को मैंने वहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, कैसे मतदान होता है, ठीक है, वरीयता क्रम में मतदान होता है, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये पद्धति होती है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ठीक है। देखिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त, तो ये जितने भी वर्ड लिखे हैं 1 2 3 4, ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, राज्यसभा का चुनाव भी इसी पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंतर ये है, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब बोला जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो सेम होता है चुनाव, ठीक है, ये पद्धति है। राज्यसभा में भी यही पद्धति है। परंतु दोस्तों राज्यसभा में ये जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक ये पद्धति लिखी हुई है, इसमें गुप्त नाम का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। जो ये गुप्त वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत। राज्यसभा में इस गुप्त नाम का जिक्र नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। तो ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, तो ये बात विशेष तौर पर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों एकल संक्रमणीय गुप्त पद्धति, ठीक है। तो ये हो गई निर्वाचन संबंधी बातें। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 67 हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। आर्टिकल 67, तो दोस्तों आर्टिकल 67 में अनुच्छेद 67, ठीक है, इसमें इसकी पदावधि, ठीक है, पदावधि, ठीक है, त्यागपत्र, ठीक है, और इसको हटाने की प्रोसेस, पद से हटाने की प्रक्रिया, इन बातों का जिक्र किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 67 में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पदावधि इसकी होगी 5 वर्ष, ठीक है। मैक्सिमम आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जैसे राष्ट्रपति में हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें त्यागपत्र की, ठीक है, तो त्यागपत्र ये देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, ये बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको पद से हटाने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पद से हटाने की प्रक्रिया, इसमें थोड़ा राष्ट्रपति और इसमें अंतर यह है कि हमने राष्ट्रपति में देखा था कि उसके महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी हाउस में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। परंतु दोस्तों आर्टिकल 67 के अंतर्गत बोलता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है, कि इसे पद से हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही स्टार्ट की जा सकती है, राज्यसभा के द्वारा स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर दी गई है, ठीक है।
इसको पद से हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट हो सकती है, ऐसा नहीं कि लोकसभा स्टार्ट कर दे, पहले राज्यसभा ही स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो दोस्तों प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहली बात तो होगी राज्यसभा स्टार्ट करेगी, इसके बाद इसकी प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है मतलब इसके दोस्तों ये है, ठीक है, कि तात्कालिक सदस्य से क्या मतलब है दोस्तों, राज्यसभा में जो उस टाइम सदस्य हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में अभी टोटल कितने रहते हैं मेंबर, 245 है ना, 245 रहते हैं। मान लीजिए जब ये प्रक्रिया पद से हटाने की चल रही है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उस टाइम मान लीजिए 230 सदस्य हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये तात्कालिक सदस्य, ठीक है। तो उस टाइम जितने भी तात्कालिक सदस्य हैं, ठीक है, उनका 50% प्लस 1 मतलब बोला है साधारण बहुमत, है ना। तो 50% प्लस 1 सदस्य, ठीक है, से यदि ये पास कर दे हाउस, ठीक है, राज्यसभा, इसके बाद जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में आएगा इसके बाद, ठीक है। इसके बाद ये लोकसभा में आएगा, तो लोकसभा में साधारण बहुमत है, ठीक है। मतलब उस दिन जितने लोग उपस्थित हैं, मान लीजिए 100 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, तो 50 प्लस 1 मतलब 51 वोट से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखिए जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सिर्फ ये राज्यसभा में स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है, मेन बात, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है दोस्तों, जब ये राज्यसभा में लाई जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम जितने राज्यसभा में सदस्य हैं, जैसे कुल होते हैं 245, उस टाइम 230 हैं या कितने भी हैं, ठीक है, तो उसका हाफ, जैसे मान लीजिए 230 हैं, ठीक है, तो 230 के आधे कितने हो गए, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 115 प्लस 1, ठीक है, तो 116 वोट चाहिए इसको, ठीक है। तो 116 वोट मान लीजिए मिल गए राज्यसभा में, ठीक है, तो यहाँ से ये पास हो गया। अब जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में, और लोकसभा में मान लीजिए उस दिन कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं, ठीक है, तो इसे 50 प्लस 1 मतलब 51 वोट चाहिए। तो यदि ये प्रोसेस हो गई तो इसे पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपको याद रखनी है। यहाँ पे साधारण बहुमत है, ठीक है दोस्तों, 50% प्लस 1, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है इसको पद से हटाने की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 67 हो गया, आर्टिकल 68। यदि दोस्तों कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68, तो दोस्तों 68 आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है, इसकी पद रिक्ति भरने का समय, ठीक है, इस बारे में इसमें बताया गया पद रिक्ति भरने का समय, और यदि इसकी रिक्ति भरती है तो पदावधि क्या होगी, ठीक है, जो नया उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 68 में दिया गया पद रिक्ति भरने का समय, और इसकी जो नया उपराष्ट्रपति आएगा उसकी पदावधि वगैरह क्या होगी, है ना, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, ठीक है, कि उसमें बोला गया कि 6 माह के भीतर, ठीक है, पद को भर जाना चाहिए, मतलब चुनाव हो जाना चाहिए। परंतु उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, आपको बात याद रखनी है, ठीक है। बस इतना कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसके चुनाव करवाए जाएं पद खाली होने के बाद, ठीक है, बस ये बात कही गई है, ठीक है, कि पद रिक्ति होने के पश्चात जल्दी से जल्दी इसके चुनाव कराए जाएं, ये बात लिखी गई है। 6 महीने की कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो इसका उत्तराधिकारी आता है या फिर नया उपराष्ट्रपति आता है, वह पूरे 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए 2 साल में ये पद रिक्त हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो 3 साल के लिए बनेगा, वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और विशेष तौर पर एक बात याद रखनी है कि 6 माह के लिए, मतलब 6 माह वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, पद रिक्ति वाला इसमें, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 69 दोस्तों इसकी शपथ के बारे में बताता है ना, शपथ या फिर ओथ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 70 अनुच्छेद 70, तो अनुच्छेद 70 या 70 दोस्तों बोलता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। तो दोस्तों ये बोला गया अनुच्छेद 70 में, ठीक है,
कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रपति को मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के लिए कहीं जाना है छुट्टी पर, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन पड़ गई, ठीक है। आकस्मिक मतलब यही है, कोई आकस्मिक परिस्थिति फंस जाती है, ठीक है। तो उसके राष्ट्रपति के जो कृत्यों का निर्वहन है वो कौन करेगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति इस टाइम पे राष्ट्रपति के पद में आसीन होता है, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है आकस्मिक परिस्थितियों के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 71। तो अनुच्छेद 71 दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके जो चुनाव होते हैं, तो इनके चुनावों से संबंधित जो भी विवाद हैं संबंधित, ठीक है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, ठीक है, उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बात कहते हैं आर्टिकल 71, ठीक है। तो आर्टिकल 71 एक और बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। आर्टिकल 71 ये बोलता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा, ठीक है, तो वो उसका निपटारा कौन करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ये बात कहता है आर्टिकल 71, ठीक है। हाँ, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ छूट गई, ठीक है, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके निर्वाचन के संबंध में, उसी में इसकी योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, योग्यताएं। तो इसमें कुछ है नहीं, वही अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा था वही सब हैं, ठीक है, कि 35 वर्ष, पहले तो बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, पहली बात ये बोलता है। दूसरी बात बोलता है दोस्तों 35 वर्ष एज होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट बोलता है राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य योग्यता होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य, ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, राष्ट्रपति वाले में चैप्टर में अच्छे से। यदि आपने वो वाला लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर देखिए, ठीक है। तो ये उसकी योग्यताएं रह गई थी, आर्टिकल 66 के अंतर्गत कहा गया है इसमें, ठीक है। तो ये 4 योग्यताएं हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।